हेलो बच्चों, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपका मैथ टीचर राकेश सर फिर आपके YouTube चैनल मैथ टेक्निक क्लासेस में आपका वेलकम करता हूं। जी हाँ, इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैथमेटिक्स में लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों को बिल्कुल छूटने नहीं देंगे। जी हाँ, आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है यह बहुत ही बेहतरीन सब लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों को बताया जा रहा है, जो कि सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशन के पर्पस में है। जो आप 2022 में एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, अर्थात 1 फरवरी से जो एग्जाम होने जा रहा है, उस एग्जामिनेशन में आपको बिल्कुल 100%, बट ये जो हम लोग का महासंग्राम चल रहा है लॉन्ग क्वेश्चन का, इतना पीरियड, जी हाँ, सिर्फ ये पीरियड आप पूरा कंप्लीट कर लें, निश्चित गारंटी के साथ आप 4 लॉन्ग क्वेश्चन 100% बनाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। जी हाँ, तो चलिए हम लोग अपना मकसद शुरू करें। आज का जो फिर सेशन हम लोग का होने वाला है, बहुत ही जबरदस्त और अच्छी प्रॉब्लम का कलेक्शन किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, आज का जो फर्स्ट प्रॉब्लम होगा या वेक्टर का होगा। जी हाँ, और आप भी जानते हो कि वेक्टर का काफी जबरदस्त सब प्रॉब्लम होता है। आइए वेक्टर का ये फर्स्ट प्रॉब्लम है, कहता है इफ वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर 3 वेक्टर। चलिए 3 वेक्टर है आपके पास एंड तीनों वेक्टर का सम, जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, तीनों वेक्टर का सम वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0 वेक्टर, इक्वल टू 0 वेक्टर। और आपको साबित करनी है कि वेक्टर ए को वेक्टर बी से क्रॉस किया जाए, वेक्टर बी को वेक्टर सी से क्रॉस किया जाए, या वेक्टर सी को वेक्टर ए से क्रॉस किया जाए, तीनों इक्वल होगा। अर्थात वेक्टर ए को वेक्टर बी से जो रिजल्ट आएगा वही रिजल्ट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी से आएगा, वही रिजल्ट वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए से आएगा। यहां मेरे प्यारे बच्चों यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार आपके एग्जामिनेशन में आया हुआ है। निश्चित तौर पर इस बार भी चांस बनता है, तो इसको बनाएंगे कैसे ये सोचना है। जी हां, मैथमेटिक्स हमेशा एक जज्बे के साथ पढ़ा जाता है, जो कि टीचर और स्टूडेंट दोनों के पास होता है बच्चों, दोनों के पास होना चाहिए, तभी आप मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम बिल्कुल कंसेप्ट के साथ बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस प्रॉब्लम को बनाएं। जहां यह प्रॉब्लम काफी इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपके पास? 0 वेक्टर दिया हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि सम ऑफ 3 वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर। अब क्या करना है? अब मेरे प्यारे बच्चों ये जान लीजिए, आपको मल्टीप्लाई करना है। लेकिन कौन सा मल्टीप्लाई? मल्टीप्लाई वेक्टर में 2 तरह का होता है, एक डॉट प्रोडक्ट, एक क्रॉस प्रोडक्ट। बट यहां आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना है। जहां क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या कहेंगे भाई? क्रॉस मल्टीप्लाई बाय किसके द्वारा? वेक्टर ए के द्वारा। पहला वेक्टर ए है तो वेक्टर ए से कीजिए। जहां आप जिससे इच्छा हो उससे कर सकते हैं। तो चलिए वेक्टर ए से कर दिया, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, बिल्कुल आसान है भाई, है ना। सिर्फ आपको कंसंट्रेट होने की जरूरत है। देखिए दोनों साइड मैंने वेक्टर ए से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब बताइए डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के द्वारा आप सबको मल्टीप्लाई करोगे। चलिए वेक्टर ए को वेक्टर से किया, वेक्टर ए को वेक्टर बी से किया, अब वेक्टर ए को वेक्टर सी से किया। अब ये बताइए वेक्टर ए को 0 वेक्टर से करेंगे तो ऑब्वियसली 0 वेक्टर होगा। चलिए अब आपको पता है कि कोई भी वेक्टर अपने आप के साथ क्रॉस करे, किसके साथ क्रॉस करे? अपने आप के साथ, तो उसका रिजल्ट क्या होता है भाई? 0 होता है, 0 वेक्टर होता है, 0 नहीं होता है, 0 वेक्टर होता है। जी हाँ, अब बताइए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी है, इसको थोड़ा सा आप क्या करो, उस साइड भेज दो। चलिए क्या हो जाएगा? माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी हो जाएगा ना। अच्छा, 0 वेक्टर को ए क्रॉस बी के साथ प्लस करेंगे तो 0 वेक्टर से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। और यहां देखिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, बट हमारे रिजल्ट में क्या दिख रहा है? वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। तो जी हाँ, इसको उल्टाना है आपको, यही ना,
उल्टाना है, तो मेरे प्यारे बच्चों उल्टाने के लिए आपको माइनस लगाना होगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में यह ध्यान दिया जाता है बच्चों कि जब भी हम इन्वर्स करते हैं, रिवर्स करते हैं, तो निगेटिव के साथ, ये देखिए माइनस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, क्योंकि यह कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता, यह एंटी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। मतलब जहां भी आपको उल्टाना हो, कोई भी पी वेक्टर है क्रॉस क्यू वेक्टर, अगर इसके इक्विवेलेंट लिखना है तो क्यू आगे करना चाहते हैं, पी पीछे करना चाहते हैं, कर दीजिए, लेकिन किसके साथ कीजिए मेरे प्यारे बच्चों? माइनस के साथ। तो चलिए बहुत अच्छा, अब आप क्या कहना चाहते हैं? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये देखिए एक तो आपका काम हो गया भाई कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर किसके? वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। इसको फर्स्ट रिजल्ट दे दिए, ठीक है। फिर आप क्या करो, फिर आप क्या करो, अगेन फिर इसी रिजल्ट को लो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर कितना? 0 वेक्टर ले लिया। अब देखिए आपने किससे क्रॉस किया था? वेक्टर ए से। अब किससे करेंगे? अब वेक्टर बी से कीजिए, मतलब ए को छोड़ के कीजिए। बी से करना चाहते हैं बी से कीजिए, सी से करना चाहते हैं सी से कीजिए। जी हाँ, ये मेरी मर्जी है। चलिए, इसका मतलब है कि फिर क्रॉस करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई बाय वेक्टर बी। जी हाँ, चलिए वेक्टर बी से किया, ये आपकी मर्जी है, आप बी से भी कर सकते हो, सी से भी कर सकते हो। जी हाँ, बट हमने क्या किया? वेक्टर बी से क्रॉस किया। तो बताइए वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को लगाइए, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी अब प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इक्वल टू 0 वेक्टर। होगा कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों? अब देखिए, अब बी क्रॉस ए बाई प्लस अब वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी। अब मैंने यहां भी बताया था कि अगर सेम वेक्टर क्रॉस हो तो उसका रिजल्ट मेरे प्यारे बच्चों 0। ऑब्जेक्टिव में भी आता है, एमसीक्यू में भी, कि कोई भी वेक्टर अपने आप के साथ क्रॉस हो तो उसका रिजल्ट 0 होगा। वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इक्वल टू 0 वेक्टर। अब बताइए बी क्रॉस वेक्टर ए, उस बी क्रॉस सी को भेज दीजिए, तो माइनस बी क्रॉस सी। ठीक, अब यहां देखिए, यहां आप फिर उल्टाना चाहते हैं, क्या बी क्रॉस ए है, हमारा रिजल्ट में क्या देख रहे हो? ए क्रॉस बी, तो माइनस लगा के उल्टा दो भाई, है ना। चलिए ये उल्टा दिया। अब बताइए दोनों का माइनस माइनस कैंसिल, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। इसको इक्वेशन 2 कह दीजिए, नंबर 2, है ना। अब जरा महसूस कीजिए, फर्स्ट रिजल्ट में आपको क्या दिख रहा है? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। और सेकेंड रिजल्ट में क्या दिख रहा है? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। मतलब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी तो लेफ्ट दोनों का है, लेफ्ट दोनों का सेम ही है बच्चे, तो निश्चित तौर पर राइट भी सेम होगा। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से आप कह सकते हो भाई कि ए क्रॉस बी बराबर होगा बी क्रॉस सी, और ये बराबर होगा सी क्रॉस ए। मेरी बात समझ रहे? अब देखिए, फर्स्ट रिजल्ट का लेफ्ट और सेकेंड रिजल्ट का लेफ्ट दोनों सेम है, तो निश्चित ई इसके बराबर है और ई भी इसके बराबर है, तो निश्चित कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए, सी बराबर सी क्रॉस ए, है ना। तो जी हाँ, इस तरह से हम लोग इस रिजल्ट को कर पाते हैं बच्चों। जा, तो इसका मतलब है हम लोगों का ये प्रूफ हो गया, समझ भी गए होंगे, काफी मजेदार है और काफी इंपॉर्टेंट भी है। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट भी है आपके एग्जामिनेशन के लिए। चलिए समझ गए होंगे तो नोट कर लें, और निश्चित तौर पर अगर आप लोगों को बेनिफिट लग रहा होगा तो निश्चित लाइक करें मेरे प्यारे बच्चों, और साथ साथ अपने मित्रों के साथ शेयर करें, क्योंकि यह आपके मन में या ये नहीं रहे, अगर मैं मान लीजिए प्रॉब्लम आ गया तो आपके मन में ये ग्लानि नहीं रहे हमने इसको मित्रों से शेयर नहीं किया। मेरे प्यारे बच्चों, जल्द जरूर से जरूर अपने मित्रों के साथ शेयर करें। चलिए, आइए आज का जो हम लोगों का प्रॉब्लम रहेगा, काफी अलग अलग किस्म का प्रॉब्लम है। पहला हमने वेक्टर का प्रॉब्लम दिया है, वेक्टर का प्रॉब्लम दिया है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए मैं आपको प्रोबेबिलिटी का, जी हां, फिर मैं आपको प्रोबेबिलिटी का प्रॉब्लम दे रहा हूं, दूसरा नंबर क्वेश्चन, और आपको अनुभव होगा कि ये भी जबरदस्त प्रॉब्लम है।
क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है, इफ A and B are independent events, A and B are क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट, देन सो दैट probability of A union B equal to 1 minus probability of A dash into probability of B dash। जी हाँ, काफी यूनिक प्रॉब्लम है, बिल्कुल यूनिक प्रॉब्लम है मेरे प्यारे बच्चों। ये देखिए काफी यूनिक प्रॉब्लम है। अच्छा चलिए इसको प्रूफ करना है आपको। ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट है, इंडिपेंडेंट जान रहे हो ना, इंडिपेंडेंट मतलब ना ए बी को इफेक्ट कर रहा है ना बी ए को इफेक्ट कर रहा है, अर्थात इंडिपेंडेंट है। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहली बात कि जब कोई इवेंट इंडिपेंडेंट हो, जैसे आपका ये इवेंट क्या है, इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, कोई इफेक्टेड नहीं है एक दूसरे का, कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है, तो क्या होता है बंधु, जहां आपको याद होगा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। जी हां, जब दो इवेंट या तीन इवेंट, मान लो ए एंड बी दो इवेंट है, तो जब ये इंडिपेंडेंट होगा तब उस दोनों का इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के बराबर होगा। अभी तीन भी रहता है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो क्या होता, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी होता। बट हमको क्या चाहिए भाई, यूनियन का रिजल्ट चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको पता है यूनियन के लिए एक एडिशनल थ्योरम होता है, एडिशनल मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर क्या होता है भाई, बेसिक रिजल्ट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही होता है ना मेरे प्यारे बच्चों। अब चलिए इसी को मॉडिफाई करके ये तैयार करना है, बस आप बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्लियर है। सबसे पहले तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का रिजल्ट लिखिए कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा, कब, जब इंडिपेंडेंट हो। अगर इंडिपेंडेंट नहीं होता तो ये नहीं लिख पाते, क्लियर। जी हाँ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अब जरा सोचिए आप प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, देखिए दोनों में है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉमन ले लीजिए, बताइए इसके पास क्या होगा, जरा सा ध्यान दीजिएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगा ना, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इस टर्म में भी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इस टर्म में भी है, तो दोनों में कॉमन ले लिए तो क्या रह गया, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, सॉरी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश माने नॉट ए, है ना, का सम कितना होता है, 1 होता है भाई। जहां किसी का प्रोबेबिलिटी और उसके नॉट का प्रोबेबिलिटी का सम ऑलवेज 1 होता है बंधु, तो इसका मतलब है कि अगर हम चाहें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के प्लेस पर क्या लिखना पसंद करेंगे बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश नहीं, ये लिखना पसंद करेंगे। अच्छा अब बताइए आपका जो रिजल्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू, ध्यान देना है, अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, यही है। अच्छा जरा ध्यान दीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ध्यान देना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को जरा गौर कीजिएगा, यहां देखिए आगे में क्या है, 1 है, कुछ रिजल्ट के आधार पर भी हम लोगों को एक्सपेंड करना चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू, बोलिए इधर लाइए, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश लिख सकते हैं भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश लिख दीजिए, अब प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, क्लियर है।
अच्छा, सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के प्लेस पर क्या लिखा, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश। अब ये बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश दोनों में है भाई, तो क्या करना चाहेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश कॉमन ले लीजिए। बोलिए यहां क्या रह जाएगा 1, और माइनस भी लिया है तो यहां जो प्लस है वो क्या हो जाएगा माइनस, और यहां देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, अब ये बताइए, ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए, 1 में अगर कोई भी अकुरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी माइनस होता है तो क्या रिजल्ट आता है, नॉट अकुरेंस। मतलब यहां बी डैश लिखें 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो क्या हो जाएगा बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश बराबर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, है ना। ये छोटी छोटी बात को थोड़ा मेमोराइज रखना है भाई। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के जगह पे क्या लिख देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश लिख देंगे। ये देखिए आप अपने रिजल्ट तक पहुंच गए, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, है ना। इसका मतलब है आप अपने रिजल्ट तक पहुंच गए। ये कब यूज कर सकते हैं, ये उस समय यूज करेंगे जब ये दोनों इवेंट क्या हो, इंडिपेंडेंट हो। जी हाँ, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट होगा तभी इस एक्सप्रेशन का, इस रिजल्ट का उपयोग कर सकते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, ऐसे तो आज जो भी प्रॉब्लम हो रहा है, जी हाँ, महासंग्राम में जो भी प्रॉब्लम हो रहा है वो काफी इंपॉर्टेंट है, तो निश्चित समझ गए होंगे। चलिए नोट कर लें। आई आइए क्वेश्चन नंबर 3। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 है, सो दैट द maximum of the function sin theta into 1 plus cos theta at theta equal to pi by 3। जी हाँ, so that maximum of function sin theta into 1 plus cos theta at theta equal to pi by 3। मतलब ये बताना है कि ये जो फंक्शन है आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, वह मैक्सिमम है, मैक्सिमम अधिकतम है किस पॉइंट पर, थीटा बराबर पाई बाय 3 पर, थीटा बराबर पाई बाय 3 पर। तो जी हाँ, मैक्सिमम हो या मिनिमम, जान लीजिए किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करके पता लगाया जाता है ना। तो जी हाँ, इसको भी हम लोग डिफरेंशिएट करके पता लगाएंगे कि यह जो है मैक्सिमम है किस पॉइंट पर, थीटा इक्वल टू पाई बाय 3। तो चलिए प्रॉब्लम बनाते हैं। आपका फंक्शन है एफ थीटा, एफ थीटा कितना है भाई, तो साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, यही फंक्शन है। इसको सबसे पहले तो आप डिफरेंशिएट करो फर्स्ट टाइम, जहां डीसी विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, एफ डैश थीटा। अब ये बताइए, ये जो डीसी करोगे, यह दो फंक्शन, इसको अगर समझते हैं दोनों फंक्शन प्रोडक्ट में हुआ, प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो क्या करोगे भाई, साइन थीटा को रखोगे और 1 प्लस कॉस थीटा का डेरिवेटिव करोगे, मतलब फर्स्ट को रखते हैं, सेकंड का डेरिवेटिव करते हैं, तो 1 का 0 और कॉस थीटा का कितना माइनस साइन थीटा, अब प्लस फिर सेकंड को रखेंगे, फर्स्ट का डीसी करेंगे, माने साइन थीटा का क्या हो जाएगा कॉस थीटा। अब ये बताइए, अब साइन थीटा 0 में माइनस साइन थीटा होगा तो कितना होगा माइनस साइन थीटा, प्लस यहां भी देखिए कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा होगा भाई। अब ये देखिए तो क्या हो गया आपका
ये क्या हो गया, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कितना स्टेप बढ़ाइएगा, 0 माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए ये कॉस थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको कर लीजिए एक जगह, कर लिया। अब बताइए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है बंधु, तो कॉस 2a होता है ना, अर्थात ट्रिगोमेट्री का फॉर्मूला है भाई, ट्रिगोमेट्री का फॉर्मूला है, मैं यहां लिख देता हूं, ट्रिगोमेट्री का फॉर्मूला है भाई कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस 2a। जी हाँ, यही फॉर्मूला का इस्तेमाल किया गया है, ट्रिगोमेट्री का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया गया है मेरे प्यारे बच्चों। जी हां, चलिए तो ये फर्स्ट बार डिफरेंशिएट कर दिया। उसके बाद क्या किया जाता है भाई, तो क्रिटिकल पॉइंट, जी हां क्रिटिकल पॉइंट निकाला जाता है। और क्रिटिकल पॉइंट किसको कहते हैं, जिस पॉइंट पर जाकर फंक्शन चेंज होता है, और फंक्शन जिस पॉइंट पर चेंज होगा उस पॉइंट पर डेरिवेटिव क्या होता है बंधु, 0 होता है, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होता है, तो 0 कर दीजिए, इसी से क्रिटिकल पॉइंट निकलेगा आपका। चलिए अब बोलिए एफ डैश थीटा बराबर 0, कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 0। क्लियर है। अब बताओ कॉस 2 थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, ऐसा होगा। अच्छा, माइनस कॉस थीटा। अब जरा सोचिए कॉस 2 थीटा, इस माइनस को कैसे चुराइएगा, जी हां चुराना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि कॉस माइनस थीटा हो तो प्लस कॉस थीटा होता है ना। तो बच्चों ये कैसे आप चुराओगे, जी हां माइनस चुराने का क्या राज है, तो बच्चों माइनस कॉस थीटा को चुरा कैसे सकते हो, क्या अंदर में कर सकते हैं, क्या माइनस थीटा बना सकते हैं, नहीं, ये नहीं होता। तो आपको एक काम कर सकते हैं भाई, एक काम, पाई माइनस थीटा कर दो। क्या कर दो, पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा जो है वह क्या हो जाएगा बंधु, वह क्या हो जाएगा, तो कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव हो जाता है, जहां सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, तो आप क्या कर सकते हो भाई, तो कॉस पाई माइनस थीटा कर दो, कर दिया, क्योंकि कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, माइनस कॉस थीटा, इसलिए ई माइनस को चुराने के लिए क्या लाना पड़ा, तो पाई लाना पड़ा। जी हां, पाई ले आइएगा तो आपका ये हट जाएगा। अब जरा बताइए 2 थीटा बराबर क्या हो गया, पाई माइनस थीटा, और थीटा इधर ले आए तो 3 थीटा बराबर पाई, तो थीटा बराबर क्या निकल गया, पाई बाय 3। देखिए थीटा बराबर क्या निकला, पाई बाय 3। तो जी हाँ, कुछ बातें तो आपको समझ में आ गई होगी कि हमारा रिजल्ट जो है अब आने वाला है, लेकिन अभी हमने क्रिटिकल पॉइंट निकाला, और इसी पॉइंट पर या तो मैक्सिमम हो सकता है या तो मिनिमम हो सकता है ना, अभी तक पता नहीं है हमको, सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट निकला, क्योंकि कोई भी फंक्शन जहां टर्निंग होता है वहां मैक्सिमम भी होता है और वहीं मिनिमम भी होता है। अगर ऐसे इंक्रीज से डिक्रीज करे तो मैक्सिमम, और डिक्रीज से इंक्रीज करे तो मिनिमम, क्योंकि आपको बताया गया होगा, ये देखिए ये देखिए ये आपका क्रिटिकल पॉइंट है, जिस पॉइंट पर कि dy बाई dx क्या होता है बंधु, 0 होता है। तो इसलिए दोनों चीज आपको क्रिटिकल पॉइंट पे ही मिलता है। इसीलिए हम लोग कंफर्म तो नहीं है कि थीटा इक्वल टू पाई बाय 3 पर मैक्सिमम होगा, यही तो हमको जानना है भाई। तो चलिए जानने के लिए आपको क्या करना होगा, जानने के लिए आपको क्या करना होगा, फिर से आपको डिफरेंशिएट करना होगा, फिर से आपको क्या करना चाहिए, डिफरेंशिएट करना चाहिए ना। जहां फिर से आपको डिफरेंशिएट करोगे और तब जाके पता चलेगा आपका, है ना। चलिए करते हैं हम लोग, आइए। जी हाँ, देखिए फिर से डीसी करो, डीसी विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। जहां एक बार तो डीसी हो चुका है, अब दोबारा कर रहे हैं, एफ डबल डैश थीटा। बताइए कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, और कॉस 2 थीटा का डीसी क्या होगा, कॉस 2 थीटा का डीसी -2 साइन 2 थीटा। ठीक है।
अब ये देखिए ये आ गया। अब इसमें आप पुट कर दो थीटा का मान, जो आपने क्रिटिकल पॉइंट निकाला है वो रख के देखिए, अर्थात π/3 रखिए, माइनस साइन π/3 -2 साइन 2π/3, ठीक। तो π/3 साइन 60 का मान कितना होता है बंधु, तो √3/2, और साइन 120 डिग्री का मान कितना होता है, तो ये भी √3/2। क्लियर, 2 कैंसिल। बताइए ये हो गया -3 √3/2, ये निगेटिव आया ना, जहां अब कंफर्म हो गए, क्योंकि डबल डीसी अगर निगेटिव आता है तो मैक्सिमा होता है, और पॉजिटिव आता तो मिनिमा होता है ना। ये उल्टा निगेटिव साइन दिखाता है बच्चों। जी हाँ, डबल डैश का साइन उल्टा दिखाता है, और मैथमेटिक्स में तो खास तौर पे हर जगह उल्टा ही काम होता है ना। तो चलिए, हमको पता लगाना था, तो हमको मेरा पता चल चुका है कि मेरा जो ये फंक्शन है साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा हैज मैक्सिमम किस पर, मैक्सिमम एट थीटा बराबर π/3। जी हाँ, साबित हो चुका है कि मैक्सिमम होगा किस पर, π/3 पर, क्योंकि मिनिमम तो होगा नहीं, क्योंकि आपका डबल डीसी निगेटिव आ चुका है। डबल डीसी अगर निगेटिव आता है तो मैक्सिमा, और डबल डीसी अगर पॉजिटिव आता तो मिनिमा। जी हाँ, अब देखिए, अगर आप चाहते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल दें हम, जहां जिससे कि टीचर की नजर आपके प्रॉब्लम पर पड़े, तो π/3 डाल दीजिए, बस सिंपल सी बात है, π/3 डाल दीजिए। साइन π/3 इंटू 1 प्लस कॉस π/3। अब बोलिए कितना आसान है, साइन π/3 का मान √3/2 और 1 प्लस कॉस π/3 का मान 1/2, तो कितना हो गया, 3√3/2 दूनी 4। इसका मतलब है इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू 3√3/4 आया, किस पॉइंट पर, तो थीटा इक्वल टू π/3 पर। समझ रहे मेरी बात। तो जी हाँ, जब भी कोई भी फंक्शन का आपको मैक्सिमा या मिनिमा, जी हाँ, बस एक ही टिप्स है, उसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करके उसका क्रिटिकल पॉइंट निकालो। क्रिटिकल पॉइंट कहां होता है बंधु, जहां की टर्निंग होता है, टर्निंग पर 0 होता है भाई डीसी, टर्निंग पर फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है, 0, बस 0 करके आप क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो। अब फिर आपको उस पॉइंट पर पता लगाना है कि मैक्सिमम होगा या मिनिमम, इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा, फिर दोबारा डिफरेंशिएट कर देना होगा, और वह पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट रखिएगा, और अगर वह निगेटिव आया तो मैक्सिमम, पॉजिटिव आया तो मिनिमा। जी हाँ, हमेशा उल्टा काम, उल्टा काम। जैसे आप लोग को पढ़ने के लिए कहा जाता है तो नहीं पढ़ते हैं, नहीं पढ़ने के लिए कहा जाएगा तो पढ़ेंगे। जी हाँ बच्चों, तो हमेशा उल्टा काम होता है बच्चों, समझ गए। चलिए, काफी जबरदस्त और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है भाई। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 बनाए, जो काफी जबरदस्त प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कहें कि इफ x टू पावर m इंटू वाई पावर n इक्वल टू x प्लस वाई होल पे पावर m प्लस n, जहां x टू पावर m इंटू वाई पावर n इक्वल टू x प्लस वाई होल पे पावर m प्लस n, तो साबित करो कि इसका डीसी जो होगा dy/dx वह y/x होगा, y/x होगा। जी हाँ,
बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बट हम बताना चाहेंगे कि इसका ट्रिक भी बता दूं। जी हाँ, ये एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, यहां देखिए कौन सा वेरिएबल दिख रहा है आपको, एक्स एंड वाई। एक्स पर पावर कितना है, m, और वाई पे पावर कितना है बंधु, n। और यहां दोनों मल्टीप्लाई में है, और राइट साइड देखिए दोनों किस में है, प्लस में है। जहां राइट साइड दोनों किस में है, प्लस में है, और उस पर पावर कितना है, तो m प्लस n। जरा गौर कीजिएगा, जो पावर यहां x और y में था वह राइट साइड प्लस में चला गया। जी हाँ, ये ध्यान देना, तो इसका डीसी जो है y बाय एक्स यूनिवर्सल ट्रूथ हो जाएगा। अब देखिए मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा, जैसे एक्स क्यूब इंटू वाई पावर 4 बराबर एक्स प्लस वाई पावर 7। जरा गौर कीजिएगा, यहां लेफ्ट साइड 3 और 4 पावर है ना, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना पावर हो गया, 7। इसका मतलब यहां देखिए 7 है, एक्स प्लस यहां इंटू में है, यहां प्लस में है। इसका डीसी जानते हो, बिल्कुल 2 सेकंड में आप डीसी बता दोगे, y बाय एक्स होगा। जी हाँ, y बाय एक्स होगा। समझ रहे हैं मेरी बात? जी हाँ, टेक्निक मेमोरी में रखें, जैसे x पावर 6 इंटू वाई पावर 5, और यहां अगर x माइनस वाई भी आ जाए और 11 हो पावर दे दे, क्या पावर दे दे, जहां प्लस और माइनस दोनों हो सकता है। अब देखिए 11 पावर दे दे, तो अब बताइए क्या हो जाएगा, 6 5 11 हो गया ना। इसका भी डीसी आपका क्या हो जाएगा बंधु, y बाय एक्स होगा। क्लियर है? ये एमसीक्यू के लिए बता रहे हैं भाई, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए नहीं है कि आप डायरेक्ट रिजल्ट लिख देंगे। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपको बनाना पड़ेगा। चलिए अब बनाते हैं, ट्रिक भी समझ गए। अगर एमसीक्यू भी आता है तो आप आराम से मात्र 2 सेकंड में आप जवाब दे सकते हैं। जहां तो चलिए, सबसे पहला है कि आपके पास फंक्शन क्या है, तो एक्स टू पावर m इंटू वाई पावर n इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल पे पावर m प्लस n। तो जरा गौर कीजिएगा, इस फंक्शन में ज्यादातर हम लोगों को पावर दिख रहा है ना। तो जब पावर दिखता है तो सबसे पहले तो पावर को उतारने का दिमाग में आना चाहिए कि पावर को कैसे नीचे उतारें, क्योंकि पावर उतरने के बाद आपको डीसी करने में बड़ा मजा आएगा, है ना। डायरेक्ट डीसी नहीं करना चाहिए। तो पावर उतारने का एक ही नियम है, लॉग लगा दीजिए। तो जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, लॉग लगाते हैं। चलिए लॉग दोनों साइड लगाते हैं। जी हाँ, दोनों साइड क्या लगाना है भाई, लॉग लगाते हैं, टेकिंग लॉग। जी हाँ, लॉग लगाइए, ठीक है। तो चलिए लॉग लगाते हैं, लॉग एक्स टू पावर m इंटू वाई पे पावर n इक्वल टू लॉग, दोनों साइड लगाइए। चलिए लॉग, एक साइड नहीं लगता है भाई, है ना, दोनों साइड लगाना होगा। चलिए अब ये बताइए, लॉग a इंटू बी, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो आपको पता ही है कि लॉग में क्या होता है, जो मल्टीप्लाई में रहता है वो प्लस में चला जाता है, अर्थात क्या हो जाएगा, लॉग a प्लस लॉग बी, है ना। और ये तो आपका यही रहेगा, क्योंकि प्लस कोई कुछ नहीं करता है, प्लस है ना, कुछ नहीं करेगा। अब देखिए सब पावर उतारिए, पावर जो है एक्स पे पावर m, ये क्या हो जाएगा, आगे चलाएगा, m मल्टीप्लाई लॉग एक्स। यहां देखिए ये पावर आगे आएगा n मल्टीप्लाई लॉग वाई। यहां गौर कीजिएगा m प्लस n है, ये आगे आ जाएगा, तो m प्लस n मल्टीप्लाई लॉग एक्स प्लस वाई, यही होगा ना। चलिए अब आप पावर जब उतार लिए तो आपका पावर बढ़ जाएगा, क्योंकि अब आप डीसी कर सकते हैं, बिल्कुल डीसी कर सकते हैं। तो चलिए अब डीसी करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू किसके, एक्स के, ठीक। ये बताइए m तो कांस्टेंट है बंधु, लॉग एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डीसी कर रहे हो तो 1/x हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं, लॉग एक्स का डीसी 1/x होता है। यहां बताओ लॉग y का x के रिस्पेक्ट में, यहां देखिए गौर कीजिएगा, लॉग y मतलब लॉग का इनपुट है y, ठीक, लेकिन डीसी हो रहा है x के रिस्पेक्ट में। तो बच्चों लॉग y का डीसी जो होता है 1/y लिख दो, लेकिन आपको मल्टीप्लाई करना होगा dy बाय dx, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डीसी कर रहे हो। किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, log y का डीसी आप x के रिस्पेक्ट में करोगे तो 1/y कर दीजिए और dy बाय dx कर देना है, dy बाय dx, क्योंकि जब भी किसी का डीसी होता है उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में, और यहां तो इनपुट y है और डीसी कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो dy बाय dx लिखना पड़ेगा। अब चलिए यहां देखिए m प्लस n रखें। अब यहां भी देखिए गौर कीजिएगा, log x प्लस y है,
लॉग एक्स प्लस वाई का डीसी क्या हो जाएगा बंधु? तो 1/x प्लस वाई हो जाएगा। अब फिर आपको क्या करना होगा? तो भैया x प्लस वाई का डीसी करना होगा ना, क्योंकि यहां देखिए इनपुट था y, तो y का डीसी कर दिए, लॉग y का कर दिए 1/y, अब फिर इसके इनपुट का डीसी किए। वही चीज यहां भी है, लॉग x प्लस वाई है, इसका इनपुट x प्लस वाई है, तो इनपुट का डीसी कर दिए, सॉरी इनपुट का कहते हैं, लॉग का डीसी कर दिए 1/x प्लस वाई, अब फिर इसके इनपुट का डीसी कर दिए, है ना। ये हुआ। अब चलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा इसको सजाएं। अब जहां कुछ सजाना भी पड़ता है मेरे यार, मैथमेटिक्स है ना। या चलिए थोड़ा सा और मेहनत करें। बताइए, ये हो गया m/x, अब प्लस ये हो गया n/y इंटू dy/dx। यहां बताइए m प्लस n बाय एक्स प्लस वाई, ठीक है। अच्छा, ये ब्रैकेट के अंदर देखिए x का x के रिस्पेक्ट में क्या होता है 1, और ये हो जाएगा dy/dx। क्लियर है? चलिए बहुत अच्छा। ये देखिए m/x प्लस n/y dy/dx। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, m प्लस n बाय एक्स प्लस वाई, अब प्लस इसको इससे करिएगा तो m प्लस n बाय एक्स प्लस वाई इंटू dy/dx। क्लियर है? अब जरा देखिए किसमें किसमें dy/dx है और किसमें किसमें dy/dx नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चों ये देखिए, ये आपका जो ये टर्म है n/y के साथ dy/dx है, और दूसरा dy/dx यहां नजर आ रहा है, तो इन दोनों को एक जगह कलेक्ट करो, इधर लाओ और dy/dx कॉमन ले लो, n/y, और इसको इधर लाओगे तो निगेटिव हो जाएगा m प्लस n बाय एक्स प्लस वाई, ठीक है। और बगल में क्या आ जाएगा भाई? dy/dx। क्लियर है? और इसको उठा के उधर भेज दो भाई, जिसमें dy/dx नहीं है उसको एक जगह, और जिसमें dy/dx है एक जगह करना होगा ना। जहां अर्थात ये वाला टर्म और ये वाला टर्म एक साइड ले आए, और ये वाला टर्म दूसरे साइड लेके चले गए। क्लियर है? अब दोनों का एलसीएम ले लो भाई, एलसीएम ले लो। ये देखिए, ये यहां आएगा तो n इंटू एक्स प्लस वाई माइनस ये y मल्टीप्लाई होगा m प्लस n dy/dx। क्लियर है? यहां देखिए राइट साइड क्या करना होगा, राइट साइड भी एलसीएम लेना होगा। बताइए x प्लस वाई इंटू एक्स, एक्स यहां लाइए m प्लस n इंटू एक्स माइनस m इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक। अब देखिए नीचे वाला ये और ये सेम फैक्टर है तो कैंसिल कर देना है। अच्छा, यहां देखिए nx प्लस ny माइनस my माइनस ny, बाय कितना भाई? y dy/dx। यहां बताइए mx प्लस nx माइनस mx माइनस my, बाय कितना भाई? x, ठीक है। चलिए ये तो सिंप्लीफिकेशन हो गया। अब थोड़ा सा कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करो, प्लस ny और माइनस 1 ny कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, यहां देखिए राइट साइड कुछ रह रहा है क्या? ये देखिए प्लस mx माइनस mx कैंसिल हो रहा है, क्या रहा? nx माइनस my बाय y इंटू dy/dx, और यहां देखिए nx माइनस my बाय x। और कुछ बात है क्या? जी हाँ, लेफ्ट साइड का ऊपर वाला देखिए nx माइनस my, और राइट साइड का ऊपर वाला देखिए nx माइनस my, मतलब दोनों सेम है तो पूरा फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। अब क्या रह गया? 1/y dy/dx इक्वल टू 1/x, ठीक है। अब ये देखिए dy/dx आपको निकालना है, dy/dx बराबर ये 1/y यहां आ जाएगा तो y/x। लीजिए अपनी मंजिल तक पहुंच गए मेरे यार। जी हाँ, ये देखिए लॉग लेने से फायदा क्या हुआ? सब पावर नीचे उतर गया, और फिर उसको डिफरेंशिएट किए तो मजे से हम लोग, है ना, पहुंच गए अपने जगह पे कि dy/dx इसका क्या होगा? y/x। और MCQ भी बताया कि MCQ भी हो सकता है ऐसा, है ना। जी हाँ, काफी जबरदस्त था। चलिए समझ गए होंगे, नोट कर लें।
आइए जी हाँ, अब देखें हम लोग 5वां नंबर प्रॉब्लम। या जो भी इस सेशन में हम लोग का प्रॉब्लम हो रहा है काफी जबरदस्त हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों। मजबूती से आप लोगों को मेहनत करनी है और निश्चित तौर पर आपका रिजल्ट अच्छा होगा, है ना, अच्छे मार्क्स आएंगे। जी हाँ, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5, जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 देखें क्या कहता है। काफी जबरदस्त प्रॉब्लम है ना, अच्छा प्रॉब्लम सेलेक्ट किए हैं भाई, है ना। क्या कहता है सुनिएगा। फाइंड द एरिया ऑफ, जी हाँ एरिया वाला है, समझ ही गए होंगे। फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द सर्किल माने ब्रिथ x² + y² = 4 कट ऑफ बाय द लाइन x + y = 2। जी हाँ, x + y = 2। आइए देखें, बहुत ही जबरदस्त प्रॉब्लम है। देखिए बच्चों, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द सर्किल x² + y² = 4 कट ऑफ बाय द लाइन x + y = 2। देखिए सबसे पहले तो आपको पहचानना चाहिए। जी आप पहचानने के बाद आपको ग्राफ ड्रॉ करना होगा, इसीलिए सबसे पहले कर्व को पहचानना होगा। तो बताइए, कर्व एक है x² + y² = 4, है ना। ये कौन है पहले ये बताइए। सर्किल है, क्योंकि दोनों में सेम पावर है, देख रहे हो 2 2 और बीच में प्लस है भाई, तो ये सर्किल है। इस सर्किल का सेंटर और रेडियस दो चीज पता लगाना होता है। तो भैया सेंटर तो 0 0 होगा, मैं कंफर्म हूं। क्यों? क्योंकि x में जो माइनस होता है वही सेंटर होता है, x में माइनस और y में माइनस। तो बताओ x में 0 - y तब ना इसको x² है, y में 0 - y है तब ना स्क्वायर है। जी हाँ, इसलिए 0 0 सेंटर। और रेडियस में 4 को 2² कर देंगे, क्योंकि r² होता है। तो रेडियस हो गया इसका कितना, 2 हो गया। तो एक तो ये पता चल गया आपका ये सर्किल था। उसके बाद एक लाइन है, लाइन क्या है भाई, तो x + y = 2, x + y = 2। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, लाइन का इक्वेशन के लिए आपको 2 पॉइंट की जरूरत होती है हमेशा, याद रखे है ना, 2 पॉइंट की जरूरत। एक x एक्सिस पर पॉइंट और दूसरा कहां, y एक्सिस पर। तो x एक्सिस पर मैंने क्या बोला है भैया कि y = 0 होता है। x एक्सिस पर, कहीं भी x एक्सिस पर y 0 होता है भाई। तो y आप 0 कर दो और x का मान पता लगा लो। 0 x + 2 0 = 2। तो x बराबर कितना आया, 2, अर्थात एक पॉइंट मिल गया आपका 2 0। क्या मिल गया मेरे प्यारे बच्चों, 2 0, पहला पॉइंट मिल गया। अब अगर स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को क्रॉस करते हुए जाएगा तो उसमें x बराबर क्या रखना होगा, तो 0, क्योंकि y एक्सिस पर x 0 होता है। तो x 0 रखेंगे तो y बराबर कितना निकलेगा, 2, अर्थात 0 और 2। एकदम बिल्कुल शॉर्ट टेक्निक है ग्राफ ड्रॉ करने का, बिल्कुल। ये देखिए 2 पॉइंट में मालूम कर लिए। और स्ट्रेट लाइन की रिक्वायरमेंट है कि 2 ही पॉइंट से आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो, है ना, मिनिमम 2 पॉइंट, इससे कम तो नहीं भाई। चलिए अब ग्राफ बनाते हैं, क्योंकि पहले फिगर बनाएंगे तभी आप जो है एरिया निकाल पाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। ये देखिए, ये आपने x एक्सिस लिया, ये x' लिया, ये y लिया, ये y' लिया, और जहां दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट होती है उसको ऑरिजिन कहते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों। चलिए सबसे पहले तो सर्किल ड्रॉ करो भाई।
सर्किल का सेंटर है 0 0, सेंटर 0 0 होने का मतलब है आपको सर्किल का ये पता चल गया भाई। इसको ऑरिजिन नहीं कह के 0 0 कह दो, ठीक है, 0 0 तो होगा ही, सी कह दो, सेंटर है ना। और रेडियस कितना है 2, तो 2 ले लीजिए, ये देखिए 2 ले लिया, चारों तरफ घुमा दीजिए, देखिए आपका सर्किल हो गया। थोड़ा सा सर्किल गड़बड़ाया, जी हाँ, चलिए सर्किल बनेगा, बिल्कुल बनेगा। ये देखिए, ये देखिए आपका सर्किल तैयार हो गया। जी हाँ, इसमें जो है ये 2 हुआ, ये 2 हुआ, तो ये जो पॉइंट हुआ एक्स एक्सिस पर है तो 2 0 हो जाएगा, क्योंकि वाई तो 0 होता है भाई एक्स एक्सिस पर। कोई भी पॉइंट लीजिएगा उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, और इस पे जाइएगा तो 0 2, क्योंकि ये तो 2 ही है, x 0 होगा तो इसलिए उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 2। अब देखिए ये तैयार हो गया मेरा सर्किल, ये सर्किल तैयार हो गया। अब हम चाहते हैं स्ट्रेट लाइन, तो बताइए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट की जरूरत थी जो हमने निकाला है। पहला पॉइंट एक्स एक्सिस पर आपको खोजना है 2 0। देखिए क्या संयोग है, ये देखिए आपका तो पहले से खोजा हुआ है, यही आपका ए पॉइंट हो जाएगा, यही आपका ए पॉइंट हो गया 2 0। और वाई एक्सिस पर देखिए तो 0 2, तो 0 2 भी खोजा हुआ, ये देखिए ये आपका बी पॉइंट हो जाएगा। इसका मतलब इस दोनों पॉइंट को आप क्या करोगे, मिला दो, ठीक, मिला दिया, ये आपका स्ट्रेट लाइन हो गया बंधु, स्ट्रेट लाइन हो गया। अब क्या कहता है, अब कहता है कि इस सर्किल को स्ट्रेट लाइन काट रही है, और काटने के बाद जो छोटा पोर्शन है सर्किल का, उस पोर्शन का एरिया चाहिए। तो अब ये बताओ कि बच्चों ये स्ट्रेट लाइन है और ये सर्किल है, सर्किल को भाग में बांट दिया, तो छोटा बड़ा कौन हुआ। तो रे बंधु ई साइड देखिए तो जरा गौर कीजिएगा, तो ई छोटा नजर आ रहा होगा, ई क्या है, सर्किल का बड़ा भाग नजर आ रहा है। तो जी हाँ, छोटे पोर्शन का एरिया निकालना, ये वाला एरिया निकालना है आपको, समझ रहे हैं, ये वाला एरिया निकालना है, हो गया। अर्थात आपको पता चल गया किस रीजन का एरिया निकालना है, तो ये आपको क्षेत्रफल निकालनी है, एरिया निकालनी है, यही आपका मकसद है। अब चलिए, अब एरिया बिल्कुल निकालें हम लोग। जी हाँ, एरिया निकालना बहुत भारी बात नहीं होती है। देखिए गौर कीजिएगा, टेक्निक है। सबसे पहले तो इस देखिए कि ये आपका सर्किल है ना, ये सर्किल है। अगर इस सर्किल से छाया आप एक्स एक्सिस पर गिराएंगे, एक्स एक्सिस पर, तो ये पूरा आ जाएगा सर्किल का एरिया, सर्किल के द्वारा बनाया हुआ एरिया, है ना। और दूसरा जो है स्ट्रेट लाइन, अगर देखा जाए ये स्ट्रेट लाइन का अगर छाया एक्स एक्सिस पर गिराया जाए तो पता चला कि व्हाइट वाला एरिया निकल जाए। तो ये बताइए सर्किल का एरिया में व्हाइट वाले एरिया को घटा दिया जाए तो रेड कलर का एरिया निकलेगा कि नहीं। फिर समझिएगा मैं क्या कर रहा हूं। ये देखिए ये सर्किल है, सर्किल का छाया ये पूरा पड़ रहा है, ठीक है। सर्किल के एरिया में किस एरिया को, स्ट्रेट लाइन का एरिया माइनस कर दिया जाए तो क्या बचेगा, रेड कलर का एरिया बचेगा कि नहीं, जहां रेड कलर का। तो बच्चों हम लोगों को एरिया स्मॉलर पोर्शन का निकालना है, तो सबसे पहले तो मैं टेक्निक बता चुका हूं, इंटीग्रेशन के द्वारा निकालेंगे। तो देखिए ऊपर में सर्किल है, नीचे में स्ट्रेट लाइन है, और किस पर गिरा रहे हैं, एक्स एक्सिस पर। कुछ बच्चे के दिमाग में यह भी आ रहा होगा कि सर अगर वाई एक्सिस पर शैडो गिराना चाहे तो गिर सकता है। बिल्कुल, ये आप पर डिपेंड करता है, जरूरी नहीं है कि एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर भी गिरा सकते हैं, बट हम कहां गिरा रहे हैं भाई, एक्स एक्सिस पर। तो चलिए एक्स एक्सिस पर जैसे गिराए उसमें dx ले लीजिए फट से, वाई एक्सिस पर गिराते तो dy ले लेते, बट हम कहां गिरा रहे हैं भाई, एक्स एक्सिस पर, हॉरिजॉन्टल पर। अब देखिए ऊपर में कौन है, सर्किल है, और नीचे कौन है, स्ट्रेट लाइन है। तो इसका उल्टा लीजिए, x है तो y लीजिए, माना dx लिए हैं तो y लेना है, dy लेते तो x लेते। चलिए y लिए, लेकिन y कौन लेगा, पहले सर्किल लेना है, ऊपर में है ना, और इसमें घटाना है किसको, स्ट्रेट लाइन के y को, बस घटा दीजिए और इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। कहां से कहां तक ये छाया गिर रहा है भाई, तो 0 से 2, 0 से 2 छाया गिर रहा है, बस 0 से 2, y सर्किल माइनस y स्ट्रेट लाइन dx। मेरी बात समझे मैं क्या बोला, जी हाँ, ये नियम है
कि जैसे ऊपर में जो भी कर्व है उसका छाया में नीचे वाले कर्व का छाया माइनस कर दीजिए तो बीच का छाया निकल जाएगा। छाया मतलब एरिया। तो जी हाँ, अब चलिए, अब हम काम आराम से कर सकते हैं। y का बताइए, सर्किल से y का मान बताइए। ये इधर आएगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2 स्क्वायर है और y का मान निकालना है। ये सब तो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आपको फटाफट अपने कलम से कर देनी है। ये देखिए अर्थात रूट ओवर 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो आपके पास कला ही है, जहाँ आप हर कला से निपुण हैं, जहाँ आप मेहनत भी करते हो जज्बे से। अब देखिए y का मान स्ट्रेट लाइन में क्या है बताइए। स्ट्रेट लाइन है ना, y का मान यहां से बताओ, यहां से y का मान 2 माइनस एक्स। y का मान क्या लिखेंगे, 2 माइनस एक्स। ये देखिए तैयार हुआ। अब बताइए, अब तो हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं ना। चलिए इंटीग्रेशन करते हैं। रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आप लोग को याद होगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मैं जानबूझकर लिखता हूं, कई बार लिख चुका हूं। रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई। तो अगर ये उल्टा होता तो साइन इनवर्स एक्स बाय ए होता। ध्यान दीजिएगा, अगर ये उलट कर आता तो साइन इनवर्स एक्स बाय ए होता और इसके बगल में क्या होता, ए स्क्वायर बाय 2 होता। क्या होता, ए स्क्वायर बाय 2। इसके साथ प्लस साइन, ठीक है, क्योंकि ये दो पार्ट में इसका इंटीग्रेशन होता है भाई। एक पार्ट तो ये हो गया, दूसरा पार्ट क्या है, खुद ये आ जाता है भाई, खुद ये आ जाता है, ठीक है। और इसके साथ x बाय 2। देखिए ये रिजल्ट हुआ। ऐसा नहीं सोचिएगा कि बना के, जी हाँ आप अपने दिमाग में बना भी सकते हैं और आपको फॉलो याद भी रखना चाहिए। तो ये क्या हो गया, x बाय 2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए। क्योंकि बड़े सवाल में कुछ आपको अपने मेमोरी का इस्तेमाल भी करना होगा। जहां चलिए x बाय 2 रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए, ठीक है, माइनस। अब चलिए इसका तो हो गया भाई, माइनस ब्रैकेट खोल दीजिए, -2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2x। अब बताइए माइनस माइनस प्लस, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2, 0 से 2, बस खत्म। अब आप अपर एंड लोअर पुट कर दीजिए। देखिए 2 रखिएगा, 2 बाई 2 और 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर तो 0 हो जाएगा। चलिए अपर लिमिट रख रहे हैं, यहां देखिए ये तो आपका 2 कैंसिल, तो 2 बचा, 2 साइन इनवर्स, जी हाँ साइन इनवर्स 2 बाई 2 माइनस, देखिए 2 बाई 2 और 2 रखिए, 2 इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर बाय 2। ये देखिए अपर लिमिट रख दिया। अब चलिए लोअर लिमिट रखें, मतलब 0 रखें। ऐसे भी 0 रखने के बाद बर्बाद हो जाता है बच्चों, 0 रखे। ये देखिए 0 बाय 2 मैंने मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा ना। चलिए ये 0, उसके बाद यहाँ देखिए साइन इनवर्स 0 होगा, साइन इनवर्स 0 क्या होगा, 0 होगा। 2 इंटू 0 क्या होगा, 0 होगा। 0 स्क्वायर बाय 2 क्या होगा, 0 होगा। सब तो 0 ही होगा भाई, सब 0 ही होगा। अब बताइए 2 कैंसिल 1, ठीक है, ये 0 को छोड़ दीजिए। 2 साइन इनवर्स 1 का मान 1 कितने डिग्री पर, साइन इनवर्स 1 मतलब साइन में 1 जो है 90 डिग्री पर, माना पाई बाय 2 पर। और 2 दूनी 4 और 2 कैंसिल प्लस 2। इधर तो सब साफ, 2 कैंसिल। बोलिए पाई माइनस 4 प्लस 2 कितना 2। जी हाँ ये देखिए, जी हाँ माइनस मैंने पाई माइनस 2 स्क्वायर यूनिट। जी हाँ पाई माइनस 2 स्क्वायर यूनिट। अगर समझ गए, जी हाँ मैं तो अपनी तरफ से बिल्कुल प्रयास करता हूं और काफी इंपॉर्टेंट है ये मेरे प्यारे बच्चों। निश्चित 100% की गारंटी है ये क्वेश्चन आ सकता है, आ सकता है। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों आ सकता है, और काफी मजेदार क्वेश्चन था और कई बार आपके एग्जामिनेशन में भी आया हुआ है। तो निश्चित मेहनत करने के लिए ना छोड़े बच्चों, जितना आप मेहनत अभी करोगे उसका परिणाम आपको आगे दिखेगा, है ना। जी हाँ, क्योंकि बच्चों मेहनत ही पूजनीय होता है बच्चों। तो चलिए ईमानदारी से निश्चित तौर पर मेहनत कर रहे होंगे, नोट कर लें।
आइए जी हाँ, हम लोग अब देखें क्वेश्चन नंबर 6। चलिए सॉल्व dy बाय डी एक्स माइनस एक्स वाई बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जी हाँ, 1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पहचानिए ये कौन है? अरे बंधु, डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन का पहचानना होगा, सबसे पहले पहचानना होगा ये कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि बताया गया था 3 प्रकार का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। एक होता है बच्चों वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन, दूसरा होता है बच्चों होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और तीसरा होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तीनों का अलग अलग तरीका से सॉल्यूशन होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखिए dy बाय डी एक्स, और ये देखिए पी वाई इक्वल टू क्यू। जी हाँ, ये जो देख रहे हो ये फॉर्मा लग रहा है dy बाय डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। ये कहलाता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। याद रखना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है भाई। सबको पहले पहचानना होगा, अगर पहचान जाते हैं तो आप सॉल्यूशन बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे देखिए कितनी आसानी से करेंगे। ये देखिए ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। ये देखना है अब p के जगह पे क्या है भाई, p इक्वल टू माइनस एक्स बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, p के जगह पे y छोड़ देना है भाई, y तो है ही। और q के जगह पे क्या है भाई, 1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। q के जगह पे 1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो पहले p एंड q पहचानना होता है किसमें? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। उसके बाद अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जी हाँ IF जिसको कहा जाता है, यह ऑब्जेक्टिव सब में भी बहुत बार पूछा जाएगा भाई। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e पे पावर इंटीग्रेशन p और dx कहां से लाते हैं भाई? यहां से। देखिए नीचे में इस यह डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया गया था किसके रिस्पेक्ट में? तो x के रिस्पेक्ट में, इसीलिए dx। जी हाँ, अगर यहां y के रिस्पेक्ट में होता तो dy होता। इंटीग्रेशन। अब बताओ p के जगह पे क्या है भाई, माइनस एक्स बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx है ना, माइनस एक्स बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब बताओ, अब जरा गौर करो, यहां ध्यान देना है। अगर इसका इंटीग्रेशन करना चाहते हैं तो नीचे का अगर डेरिवेटिव ऊपर में मौजूद रहता है तो नीचे वाला पुट कर लेते हैं भाई, dz बाय डी एक्स। 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का कितना माइनस 2x, dz बराबर माइनस 2x dx। 2 को भेज दो, dz बाय 2 बराबर क्या हो गया, माइनस एक्स dx। देखिए यहां देखिए गौर कीजिएगा, यही हम तैयारी कर देंगे आपका। यहाँ माइनस एक्स dx के जगह पे क्या रखेंगे, dz बाय 2 रखेंगे ना, dz बाय 2। क्लियर है? और ये जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, उसको क्या कहेंगे भाई, z कहेंगे। बस काम खत्म। 1 बाय 2 बाहर, और 1 बाय z का इंटीग्रेशन क्या होता है, log z। 1 बाय z का इंटीग्रेशन log z, और z के जगह पे क्या रख देंगे भाई, z के जगह पे रख देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रख देंगे ना। अब चलिए z के जगह पे रख देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रख दिया आपने। अब जरा सोचिए, ये जो e के पावर में 1 बाय 2 log के आगे है उसको हटाइए, उसको कहां ले जाइए भाई, इसको पावर में लाइए, क्योंकि लॉग का तो नियम है कि अगर पावर में रहता है तो मल्टीप्लाई में आ जाता है, मल्टीप्लाई में रहेगा तो पावर में ले जा सकते हैं। चलिए इसको उठा के पावर में लाइए, क्योंकि ई और लॉग के बीच कोई भी चीज नहीं रहना चाहिए। अब देखिए क्या फायदा है, ई और लॉग बिल्कुल अकेला अकेला मिल गया। अब ई और लॉग खत्म हो जाएगा और रह जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर 1 बाय 2, अर्थात 1 बाय 2 को रूट कहते हैं। अब देखिए आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जी हाँ IF जो है क्या निकला, तो रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर निकला, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर निकला ना। अब आप इसका सॉल्यूशन बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, क्योंकि अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल जाता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का तो बिल्कुल काम हम कर सकते हैं इसके सॉल्यूशन का। आइए
अब सॉल्यूशन प्राप्त करना है तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, जी हां, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा भाई, सुनिएगा। ऊपर में कौन सा वेरिएबल है, ये भी सेटअप है, ये भी सेटअप है, जी हां, बिना सेटअप का ये नहीं चलता है। ऊपर में वेरिएबल y और इसको if से मल्टीप्लाई करो, if मतलब जो आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, ठीक है। उसके बाद q लो, q ये देखिए अभी तक q का काम नहीं किया था, q इंटू फिर इसमें if से मल्टीप्लाई करो, जी हाँ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स माने दोनों साइड मल्टीप्लाई होता है, लेफ्ट साइड y में मल्टीप्लाई हुआ, राइट साइड q में मल्टीप्लाई हुआ। अब फिर इसको इंटीग्रेट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू dx, इसलिए dx क्योंकि आपका डिफरेंशियल इक्वेशन ही dx के रिस्पेक्ट में हुआ है, या ठीक है। अब चलिए if क्या है आपका, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, यही ना if निकाला। अच्छा q कितना, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये देखिए रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। आप बताइए y इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जरा सा सोचिए, अब यहां देखिए दोनों सेम ही है जी, और ये ऊपर में रूट है, नीचे में रूट नहीं है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं एक टेक्निक बता रहा हूं, जैसे 1/2 है, बगल में रूट 2 है, ठीक है, सेम चीज है। तो इसमें क्या करना चाहिए, वो एक रूट कैंसिल कर दीजिए तो 1/रूट बच जाएगा। तो यहां भी आपको क्या करना होगा, एक रूट हटा दीजिए, इसके कट जाएगा, ये बच जाएगा नीचे में रूट। समझिएगा मैं क्या कर रहा हूं, जी हाँ, जैसे 1/5 है, यहां रूट 5 है, तो एक 5 के पास 2 ठो रूट होता है, एक कोई भी नंबर के पास 2 रूट होता है, एक रूट अगर कट जाएगा तो एक रूट तो बच जाएगा। वही चीज है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब होता है, ये देखिए रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या को रूट हो गया, ये रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2, एक ठो कैंसिल कर दिया तो एक ठो बच गया। क्लियर, समझ गए, जी हाँ। ये सब ऐसे छोटी छोटी बात है, ये आप लोग समझते ही होंगे। अच्छा 1/रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है बंधु, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, बस हो गया। y बराबर साइन इनवर्स एक्स बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जी हाँ, ये देखिए आपका सॉल्यूशन आ गया मेरे यार इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। काफी जबरदस्त है, अच्छे प्रॉब्लम में से एक है मेरे प्यारे बच्चों, जी हाँ, अच्छे प्रॉब्लम में से एक है। समझ गए, यह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको कि हम लोग इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। जी हाँ, चलिए नोट कर लें। चलिए, जी हाँ, आइए अब देखते हैं हम लोग सॉल्व एलपीपी। जी हां, एक क्वेश्चन तो निश्चित है, बाय ग्राफिकली, ग्राफ के ही द्वारा सॉल्व होता है बच्चों, लिखे या ना लिखे आपको सॉल्यूशन करना है ग्राफ के ही द्वारा। जी हां, सॉल्यूशन जो निकालनी है वह ग्राफ के ही द्वारा निकालनी है।
किसके द्वारा बनानी है बच्चों? ग्राफ के द्वारा। आइए हम लोग देखें मैक्सिमम एंड मिनिमम। जी हाँ, दोनों वैल्यू निकालना है इसमें, मैक्सिमम एंड मिनिमम निकालना है। z बराबर 3x प्लस 9y, 3x प्लस 9y, इसका मैक्सिमम एंड मिनिमम दोनों निकालनी है। और कहता है सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, माने जो कंडीशन है x प्लस y इज x प्लस 3y, x प्लस 3y इज लेस देन 60 और x प्लस y इज ग्रेटर देन 10 और x इज लेस देन इक्वल टू y, एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखिए जी हाँ, इन इक्वेशन का भरमार है भाई, इन इक्वेशन का भरमार है, इन इक्वेशन का भरमार है, इन इक्वेशन का भरमार है। इन इक्वेशन का भरमार है भाई, है ना। जहां निश्चित तौर पर बोलते बोलते तो मुंह सूख जाता है भाई बंधु, लेकिन आपको आपके जज्बों को देखकर, बिल्कुल आपके जज्बों को देखकर मुझे भी, जी हाँ मुझे भी मैंने मेहनत करने का, है ना, जुनून सवार हो जाता है ना। तो चलिए देखते हैं। जी हाँ, इसमें 3 इक्वेशन है। देखिए आप तो जान रहे हो भाई, इसको सॉल्व करेंगे ग्राफ के द्वारा। किसके द्वारा? तो ग्राफ के द्वारा। तो चलिए ग्राफ के लिए आपको तीनों इक्वेशन को लेना होगा भाई, इन इक्वेशन को। चलिए लिया पहला, x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 60, x प्लस y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 एंड x लेस देन इक्वल टू y। और आपका ये जो x y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ये हर एलपीपी प्रॉब्लम में, प्रत्येक एलपीपी प्रॉब्लम में मेरी गारंटी है आपको कि बिल्कुल आप एग्जाम में बना दोगे। बस कंसंट्रेट होके देखो बच्चों, घबराने की कोई बात नहीं। ये जो एक्स वाई है, यह सिर्फ ये बताता है कि यह हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लेना है, जहां फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो चलिए तीनों को आपको ड्रॉ करनी होगी, तीनों ग्राफ को। इसके लिए क्या होता है भाई, ये तब तो इन इक्वेशन है, इसका सी लिखो, करस्पॉन्डिंग इक्वेशन, करस्पॉन्डिंग इक्वेशन। तो x प्लस 3y इक्वल टू 60, x प्लस 3y इक्वल टू 60। जा ये इक्वेशन हो गया। ये देखिए यहां मेरी नजर लेस देन और ग्रेटर देन में नहीं पड़ती है बच्चों, कोई भी रहेगा तो इक्वल टू 10 बना दो। यहां देखो तो x इक्वल टू y बना दो। क्लियर? अब अच्छे पहचानिए, ये देखिए इसमें तो दोनों वेरिएबल है भाई, कांस्टेंट है, माने 2 पॉइंट आपको प्राप्त करनी होगी। चलिए 2 पॉइंट में y बराबर क्या रखोगे भाई? 2 पॉइंट में पहला पॉइंट निकालने जा रहे हैं x एक्सिस पर, x एक्सिस पर। बताइए x एक्सिस पर क्या पुट करते हैं भाई? y बराबर, मेरा ये जो टेक्निक है आप फॉलो कर लोगे तो कोई भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। जहां कोई भी मतलब लीनियर इक्वेशन का, लीनियर इक्वेशन का, रैखिक समीकरण का y बराबर 0 रखो। बताओ x बराबर 60 आएगा, तो पॉइंट आ गया 60 एंड 0। कितना पॉइंट आ गया भाई? 60 एंड 0। मैंने x एक्सिस पर पॉइंट निकालने के लिए y पुट करना पड़ा 0, बार बार कह रहे हैं। और y एक्सिस पर पॉइंट निकालने के लिए क्या पुट करना होगा? आप बताओ x बराबर 0। जी हाँ, x बराबर 0, तो 3y बराबर 60 होगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा भाई? 20। और आपका पॉइंट हो गया 0, 20। क्या पॉइंट हो गया भाई? 0, 20। ये देखिए इसका मतलब है यह स्ट्रेट लाइन 2 पॉइंट से पास कर रही है, एक एक्स एक्सिस पर 60, 0 और वाई एक्सिस पर 0, 20। क्लियर है? अच्छा इसमें बताइए तो, इसमें बताइए तो, इसमें एक्स एक्सिस पर क्या पुट करेंगे? तो y बराबर 0। इसमें दूसरा नहीं है पुट करेंगे, x बराबर 10, तो सी पॉइंट हो गया 10, 0, 10, 0। फिर जरा देखो, फिर देखो y एक्सिस पर दूसरे स्ट्रेट लाइन का x बराबर 0 पुट करें तो y बराबर 10 निकला, तो d पॉइंट हो गया 0, 10, 0, 10।
चलिए ये दोनों का तो काम हो गया। इसको पहचानते हो भाई, इसको पहचानते हो x बराबर y? जी हाँ निश्चित पहचानते होगे, क्योंकि इसमें कांस्टेंट नहीं है। माने कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट जीरो है, और जिसका भी कांस्टेंट जीरो हो समझिएगा वह हमेशा ऑरिजिन से पास करता है भाई, वह हमेशा ऑरिजिन से पास करता है। कोई भी जैसे y बराबर समझ लो x, यह ऑरिजिन से पास करेगा। y बराबर 2x ऑरिजिन से पास करेगा। y बराबर 3x ऑरिजिन से पास करेगा। y बराबर nx ऑरिजिन से पास करेगा। समझ रहे हैं? जिसके पास कोई कांस्टेंट नहीं हो वह हमेशा ऑरिजिन से पास करता है। क्यों भाई? देखो तो, ये देखो गौर करो, अगर हम ध्यान देना, अगर हम x एक्सिस पर पॉइंट खोजते तो y जीरो पुट करते तो y जीरो रखते तो x जीरो निकलता? बताओ, y जीरो रखते तो x जीरो निकलता? इसका मतलब जीरो एंड जीरो, तो ऑरिजिन हुआ। फिर देखिए y एक्सिस पर अगर x जीरो पुट करते तो x जीरो पुट करेंगे तो y क्या निकलेगा? जीरो। ये भी जीरो जीरो, मतलब जीरो जीरो से ही पास करेगा, है ना, दूसरे पॉइंट से पास नहीं कर सकता है। क्लियर है? इसका मतलब है यही हम लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख दीजिए पासिंग ऑरिजिन। और साथ साथ ये भी टेक्निक है कि y, ध्यान देना, यह देखिए, अब मैं एकदम टेक्निक के साथ ये लिख दूं, अगर आपका y बराबर mx है, mx m के जगह पे वही बताए 2 3 4 1 कुछ भी हो सकता है, तो ये आपका पासिंग ऑरिजिन किससे पास करेगा भाई? ऑरिजिन से कंफर्म हो जाना, कहीं इधर उधर नहीं करना है। और अगर m आपका पॉजिटिव आए, m आपका पॉजिटिव आने का मतलब है y पॉजिटिव होना, y क्या होना? पॉजिटिव होना। और पॉजिटिव होगा तो उसको पास करवाना फर्स्ट क्वाड्रेंट से होते हुए थर्ड क्वाड्रेंट। और फिर अगर m निगेटिव हो, m क्या हो भाई? m निगेटिव हो, यहां निगेटिव वैल्यू हो, तो इसका मतलब है y निगेटिव आएगा। y क्या आएगा? निगेटिव। यहां लिख दो पॉजिटिव x, ये क्या हुआ? निगेटिव x। ये सेकेंड क्वाड्रेंट से फोर्थ क्वाड्रेंट जाएगा। ठीक है, जैसे मैं कहूं y बराबर x, बताओ ये ओरिजिन से पास करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट से थर्ड क्वाड्रेंट। क्यों भाई? क्योंकि पॉजिटिव है। y बराबर माइनस एक्स, जरा गौर करो, माइनस एक्स क्या है? x के आगे साइन माइनस, माइनस जैसे आया वह सेकेंड क्वाड्रेंट से फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा, y बराबर 2x, बताओ 2 प्लस है कि माइनस? प्लस है, इसका मतलब है वह किससे पास करेगा? फर्स्ट टू थर्ड। और y बराबर अगर माइनस 2x दे दें निगेटिव, इसका मतलब है ऑरिजिन से पास करेगा, बट किससे पास करेगा? सेकेंड क्वाड्रेंट से फोर्थ क्वाड्रेंट। बस छोटा छोटा आपको रखना है दिमाग में, बस आप आराम से। तो क्या हो गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट से थर्ड क्वाड्रेंट पास करते हुए जाएगा। क्लियर है? इसका मतलब है हम लोग तीनों का अब आराम से ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। कर सकते हैं ना? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आइए अब ग्राफ ड्रॉ करने के काबिल हो गए हम लोग। अब बताइए आपका जो है, ये देखिए पहला पॉइंट क्या है भाई? एक्स एक्सिस पर 60 जीरो। चलिए एक इमेजिंग करते हैं, ये पॉइंट हो गया 60 जीरो। क्लियर है? दूसरा वाई एक्सिस पर 0 20। चलिए ये पॉइंट ले लिया, बी पॉइंट 0 20, और दोनों पॉइंट को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो। कर दिया, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया भाई। इस लाइन का इक्वेशन क्या है भाई? x + 3y = 60 हो गया। स्ट्रेट लाइन तो ड्रॉ कर लिया, बट मुझे स्ट्रेट लाइन नहीं, क्या चाहिए हमको? लेस देन वाला एरिया चाहिए। क्या चाहिए? लेस देन वाला एरिया। आपको याद है एक टेक्निक बताए थे, अगर आपके इन इक्वेशन में लेस देन है तो ऑरिजिन साइड वाला एरिया होता है। किस साइड वाला? ऑरिजिन। इसका मतलब है निश्चित इसका एरिया इधर होगा। तो चेकआउट कर लेते हैं भाई, है ना। अब देखिए ऑरिजिन साइड में 0 0 है, ऐसे मैं कंफर्म कर रहा हूं कि ऑरिजिन साइड होगा। देखिए पता लगाइए, 0 0 रखिए, या 0 + 3 × 0
इज लेस देन 60, 0 प्लस 0 0 लेस देन 60। क्या 0 छोटा होता है 60 से? जी हाँ, 0 छोटा होता है, इसका मतलब ये सही है। तो सही है मतलब ओरिजिन साइड हुआ। कैसे हुआ समझे? जी हाँ, जो पॉइंट जिस साइड खोजना है भाई, जिस साइड खोजना है, जैसे ओरिजिन साइड खोज रहे थे तो ओरिजिन ही पुट कर दिए, ओरिजिन ही पुट कर दिया। अगर ये सेटिस्फाई कर गया, सही पकड़ा गया, मतलब उस साइड होगा, और अगर सही नहीं पकड़ाता था अपोजिट साइड होता। बस सीधा सा बात है। जी हाँ, बस सीधा सा बात है। इसका मतलब ओरिजिन साइड है। वैसे टेक्निक बता दिए थे, अगर लेस देन रहे तो ओरिजिन साइड और ग्रेटर देन है तो अपोजिट साइड, है ना? जी हाँ। चलिए चलिए अब आइए दूसरे स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करें। 10 0 है एक्स एक्सिस पर, 60 0 का बहुत छोटा रूप। चलिए याद लेते हैं। ये देखिए 10 0, उसके बाद y एक्सिस पर 0 10, तो 0 10 ये 20 लिए हैं तो इसका हाफ होगा 0 10, ये भी 0 10 है। अब बताइए ये दोनों पॉइंट को मिलाते हुए, ये देखिए मिलाते हुए, ये देखिए ये आपका स्ट्रेट लाइन चला गया भाई। इसका इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 10। क्लियर है? अब देखिए, अब ये तो हो गया मेरा। अब ये पता लगाना है कि इसका एरिया किधर है, क्षेत्र किधर है भाई। तो जी हाँ, जरा गौर कीजिएगा। टेक्निक से अगर देखना चाहते हैं तो ग्रेटर देन है तो ओरिजिन साइड तो नहीं ही होगा। ग्रेटर देन है तो ओरिजिन साइड बिल्कुल नहीं होगा, नहीं, बट पता लगाना है, चेक करना है। तो चलिए 0 0 रखिए, 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 10, 0 ग्रेटर देन 10। सेटिस्फाई किया? देखिए 0 बड़ा होता है 10 से। जी हाँ, 0 बड़ा होता है 10 से? नहीं मेरे प्यारे बच्चों, 0 बड़ा नहीं होता है 10 से। इसका मतलब ये हुआ कि यह अपोजिट साइड है, नहीं संतुष्ट कर रहा है, मतलब इसके अपोजिट। ऐसे तो हम लोग पहले ही अनुमान कर लिए थे। ये जरूरी नहीं है चेक करना, अपने दिमाग से भी टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जी हाँ, जस्ट अपोजिट। बोलिए अब देखिए, ये कह रहा था इस इधर ओरिजिन साइड, ये कह रहा है अपोजिट। अभी तक तो लगता है दोनों का कॉमन रीजन, यार कॉमन रीजन देखना पड़ता है, बट एक और है बचा हुआ, पासिंग ओरिजिन फर्स्ट टू थर्ड। फर्स्ट क्वाड्रेंट यही है ना भाई, थर्ड क्वाड्रेंट। अब देखिए ओरिजिन से पास होते ही ये स्ट्रेट लाइन चला जाएगा भाई। ये है आपका x इक्वल टू वाई, ये है आपका x इक्वल टू वाई। समझ रहे हैं मेरी बात? अब चलिए, अब इसका भी तो पता लगाना होगा कि यह ओरिजिन साइड है। अरे भैया ओरिजिन साइड कैसे होगा? ये तो बिल्कुल ओरिजिन पर होते हुए जा रहा है ना? इसलिए क्या करना होता है बंधु, आपको दूसरा पॉइंट लेना होगा, क्योंकि ओरिजिन पर चलते हुए अगर जा रहे हैं मेरे यार तो ओरिजिन साइड होगा कहां से, इसलिए दूसरा लेना होगा। चलिए लेते हैं। यहां देखिए हमारे पास बहुत सारा पॉइंट है, 10 0 भी ले सकते हैं, 60 0 भी ले सकते हैं। चलिए 10 0 10 0 इसमें तो डालना होगा 10 x के जगह पे, y के जगह पे 0 लेस देन इक्वल टू 10। सही है? आप देखो, ऑब्जर्व करो, 10 छोटा होता है 0 से, 10 छोटा होता है 0 से? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कि 10 0 के साइड नहीं है, अपोजिट है। 10 0 के साइड नहीं है, कहां है? अपोजिट है। जी हाँ, अपोजिट है। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों अपोजिट है। अब बताओ कॉमन क्या हो गया? इसका इधर हो गया और इसका इधर, इसका इधर। बताओ कॉमन रीजन तो यही हुआ ना? कॉमन रीजन कितना दूर हुआ भाई? ये जो देख रहे हो ये ट्रायंगल बन रहा है, यही है। बट मैंने क्या बोला है भाई, आपको चाहिए हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये देखिए मैं कलर कर रहा हूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं जाना है भाई, एकदम नहीं जाना है। बस ये कलर जो मैंने किया, यही एरिया आपका फिजिबल रीजन हुआ। कौन रीजन? फिजिबल रीजन। और इसके ही बाउंड्री पॉइंट पर आपको सभी पॉइंट मिलेंगे। देखिए पहला पॉइंट ये देखिए, ये दूसरा, ये तीसरा, ये और चौथा, ये आपको चारों पॉइंट पर चेकआउट करनी होगी। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले तो पॉइंट निकालना होगा। ये देखिए ये कौन सा पॉइंट है, कौन सा क्रॉस कर रहा है भाई? ये लाइन और ये लाइन। देखिए इसको बैठा देना है, इसको बैठा देना है यहाँ, फटाफट निकालिए। बताइए x प्लस 3 और y के जगह पे x रख दो 60। बताओ 4x बराबर 60, 15 चौके 60, x 15, जी हाँ x अगर 15 होगा
तो 60 माइनस 15, x डाल देंगे, x y भी 15 हो जाएगा भाई, x डालने की जरूरत क्या है, वो x इक्वल टू वाई। तो ये क्या सा पॉइंट मिल रहा, 15 15, 15 15 हो गया। चलिए यहाँ भी देख लेते हैं, यहाँ भी देखिए, फिर यहाँ डालना है किसमें, ये लाइन में, ये लाइन, ओहो उल्टा डाल दिए भाई, ये देखिए ये उल्टा हो गया आपका, 15 15 यहाँ नहीं, यहाँ होगा 15 15, क्योंकि इस इक्वेशन में डाला, ध्यान दीजिएगा किस इक्वेशन में डाला है, तो x प्लस 3y में, x प्लस 3y में, है ना, इसमें डाला था भाई, क्लियर है जी हाँ, जिसमें डालिएगा उसी में ना, ये पॉइंट क्रॉसिंग हुआ, ये लाइन, अब चलिए इसमें डाल दीजिए, x इक्वल टू वाई, x इक्वल टू वाई, बोलिए 10, 2x बराबर कितना 10, x बराबर 5, 5, x 5 तो y भी 5, ये देखिए ये हो गया 5 5, क्लियर है, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट है, ये है, ये पॉइंट है, ये, बस काम खत्म। अब टेबल बनाओ, सॉल्यूशन पाओ, ठीक है, टेबल बनाओ, सॉल्यूशन पाओ। चलिए टेबल बनाते हैं, क्योंकि इसी पर हमको मैक्सिमम और मिनिमा मिलेगा। बताइए एक्स वाई और जेड बराबर क्या था हमारा फंक्शन, 3x प्लस 9y, समझ रहे हैं ना, ये छोटी छोटी बात तो आपको मेमोराइज रखना होगा। बताइए पहला पॉइंट 5 5 लेंगे, अरे 5 या 15, 9 5 45, 60 हो जाएगा, नहीं, चलिए 15 15 लेंगे, अरे 15 या 45, 15 नमा 35 से 135, 15 या 45 कितना हुआ जी, 15 नमा 35 से और 15 या 45, बोलिए कितना हो गया, 4 3 7 1 8, 180, देखिए कमाल हो गया, ठीक है। फिर चलिए अब 0 20 डालिए, 0 20, जी हाँ 0 20, 0 20, 9 दूनी 18, ये भी 180, वाह क्या बात है। 0 10, 0 10 डालिए, 0 10, जेड बराबर 0 10, 10 नंबर 90 जेल, चलिए कम हो गया मेरा। बताइए मैक्सिमम क्या है, अरे भैया आपको तो दो जगह मैक्सिमम दिख रहा होगा, 180 180, जी हाँ ये 2 पॉइंट पर आपको मैक्सिमम मिला और 1 पॉइंट पर क्या मिला, मिनिमम, जो कि 60 है। इसका मतलब है कहेंगे जेड मैक्स इक्वल टू कितना, 180, एट द लाइन, किस पर भैया, 15 15 एंड 0 20, ठीक है। और मिनिमम की बात करेंगे, मिनिमम की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो 60 आया और किस पर आया, एट x बराबर 5 और y बराबर 5, समझ रहे मेरी बात। तो जी हाँ, इस तरह से हम लोगों को LPP का प्रॉब्लम बनाना होता है और काफी जबरदस्त, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, आज का जो हम लोग का महासंग्राम है, थर्ड पार्ट, जी हाँ इसमें काफी अच्छे अच्छे प्रॉब्लम सॉल्व करवाए गए और गारंटी के साथ है बच्चों कि इसको बिल्कुल अभ्यास करके जाएं तो आपका जोश भी जगेगा और साथ साथ आप एग्जामिनेशन में अच्छा मार्क्स भी ला सकते हैं, अर्थात अच्छे क्वेश्चन बना भी सकते हैं, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं, बाय बच्चों।